So hello everyone, so here I'm back with another video. So in our last video we have discussed about the open prison, okay, the concept of open prison, what were the main features of the open prison. After that we have also discussed about the advantage of open prison. After that we have discussed about the jail manual, okay, what should be the rules, okay, in the jail, what are the various various directions that are given by the government and time to time, सो दैट ऑल शुड बी फॉलोड इन द जेल. ठीक है, क्या कानून होना चाहिए, कैसे मतलब जो है प्रिजनर्स होने चाहिए, मेल फीमेल उनको अलग रखा जाए, कैसे सेग्रीगेट किया जाए ट्रायल एंड कन्विक्टेड पर्सनस, और इन सबको लेकर के पीरियोडिक इंस्पेक्शन हर चीज़ हम लोगों ने पढ़ा. फिर हम लोगों ने थोड़ा सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन इम्पेरेटिव्स के बारे में भी पढ़ा, और आज की वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन इम्पेरेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, और अगर कोशिश रहेगी तो प्रिजन रिफॉर्म्स को भी हम लोग आज की वीडियो में शुरू करेंगे. ठीक है, तो चूँकि हम लोग प्रेम्बल भी अपना पढ़ चुके थे, और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है राइट टू इक्वलिटी, दैट इज़ आर्टिकल 14. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी. सो इट सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 14 कि जो स्टेट है, ठीक है, वो शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ. ठीक है, किसी भी पर्सन की इक्वलिटी बिफोर लॉ को डिनाई नहीं करता है. ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को भी डिनाई नहीं करता है. वो इन दोनों चीज़ों को हर सिटीज़न को देता है. ओके, नाउ दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ जनरली अप्लाइड बाय द कोर्ट्स इज आर्टिकल 14 इन विच द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज embodied. Okay, now the rule that like should be treated alike and the concept of reasonable classification as contained in article 14 has been a very useful guide for the courts to determine the category of prisoners and their basis of classification in different categories. ठीक है, चलिए अब हम लोग आर्टिकल 19 पे आते हैं. आर्टिकल 14 में ऐसा कुछ था नहीं जो आप लोग को समझ में ना आए, क्योंकि इसमें सीधी सी बात यही कही कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस और राइट टू इक्वलिटी ये प्रिजनर्स को भी मिलती है. ओके, नाउ लिमिटेशन ऑन राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 के बारे में भी हम लोग जानेंगे. आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फ्रीडम्स टू द सिटीजन ऑफ इंडिया. कौन कौन सी वो 6 फ्रीडम है उसके बारे में जानते हैं. एमंग दीज 6 फ्रीडम लाइक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू रिसाइड एंड टू सेटल, एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, occupation, trade or business cannot be enjoyed by the prisoners because of the very nature of these freedoms and due to the condition of incarceration. ठीक, आप लोग समझ में आई ये बात. देखिए मैं आपको इसमें डिटेल में बताता हूँ. इसमें होता ये है कि जो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 6 फ्रीडम्स देता है, जिसमें कुछ ये फ्रीडम्स हैं जो प्रिजनर्स को नहीं मिल सकती है. कौन सी है वो चीज़? वो है राइट टू मूवमेंट. देखिए अब ऐसा तो है नहीं प्रिजनर्स को जेल के बाहर ले जाकर घुमाया जाएगा, है ना, क्योंकि उनका ये चीज़ तो उनको बाहर जाना है ये नहीं अलाउ है, उनकी पनिशमेंट है. सो जो राइट टू फ्रीडम है ये इनको नहीं मिल पाती है. ओके, देन फ्रीडम टू रिसाइड एंड टू सेटल. देखिए ये चीज़ भी इनको नहीं मिलेगी, कहीं पर भी जा कर के सेटल हो जाए ऐसा नहीं, इनके साथ इनको जेल में रहना है. उसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन भी इनको नहीं मिलता है. ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ऐसी ये सब जो भी राइट्स हैं ये इनको नहीं मिलते हैं. ओके, नाउ cannot be enjoyed by the prisoners because of very nature of these freedoms and due to condition of incarceration. ठीक, जेल में रहने के कारण इनको ये सब जो फ्रीडम्स है वो एंजॉय करने के लिए नहीं मिलती हैं. बट अदर फ्रीडम्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, freedom to become members of an association etc. can be enjoyed by prisoner even behind the bars. Okay, and his imprisonment or sentence has nothing to do with these freedoms. ठीक, clear? But these will be subjected to the limitations of prison laws. Okay, now protection against conviction of offences. क्या कहता है आर्टिकल 21. Okay, according to this provision no person shall be convicted of any offence except for the violation of law in force at the time of commission of the act charged as an offence. ठीक है, क्या कहता है ये कि कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस. ये मतलब होता है कि अगर नॉर ही बी सब्जेक्ट टू पेनल्टी ग्रेटर दैन विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस. देखिए इसमें बात ये कही जाती है, अगर किसी पर्सन को मान लीजिए कोई क्राइम करते हुए पकड़ा गया तो उस टाइम पे वो जो क्राइम कर रहा था उसका जो भी उसको कन्विक्ट किया जाता है बाद में, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी उसने ऑफेंस किया उससे ज़्यादा की चीज़ों पे उसको कन्विक्ट किया जाए. प्लस जो भी उसने ऑफेंस किया है उसके लिए जो भी पनिशमेंट निर्धारित है उससे ज़्यादा भी उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है तो किसी भी प्रिजनर को. तो ये चीज़ ये राइट देता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस का. ठीक,
इट रिस्ट्रिक्ट्स द पावर ऑफ लेजिस्लेचर टू इम्प्लीमेंट एनी क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक, रेट्रोस्पेक्टिवली का आपको मतलब पता होगा कि जैसे हम कोई कानून आज लेकर के आ रहे हैं तो पहले के जो पहले दूसरे कानून से जो भी चीज़ें चलती चली आई हैं उन पे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, हाँ सॉरी, उन पे भी हमारा प्रभाव जब पड़ता है पुरानी चीज़ों पे भी, उसको हम लोग कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, लेकिन जब कोई चीज़ आगे से आगे के लिए शुरू होती है कि चलिए ठीक है अब तक जो ये जो हो गया, अब आगे से ये चीज़ नहीं होगी, तो ये होती है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, दो तरीके के इफेक्ट्स होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि अगर आज हम कोई कानून लेके आ रहे हैं तो पिछले भी जो भी कानून ऐसे रहे हैं वो सब चेंज होंगे, हर चीज़ आदमी को अपने हिसाब से चेंज करना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए नोटबंदी हुई, नोटबंदी में हुआ कि 1000-500 के नोट बंद हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, अगर मान लीजिए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहा है तो रेट्रोस्पेक्टिव से क्या है कि पहले भी जो भी 1000-500 के नोट थे वो सब सारे चेंज हो गए। अगर ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता तो होता कि अभी तक जितने छप गए बस वहीं चलेंगे, आगे से कोई नया नोट नहीं छपेगा, तो वहाँ से वो चीज़ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ले लेती। अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। नाउ इट मीन्स इफ एन एक्ट इज़ नॉट एन ऑफेंस एट द डेट ऑफ इट्स कमीशन, इट कैन नॉट बी एन ऑफेंस एट द डेट सब्सिक्वेंट टू इट्स कमीशन। मान लीजिए कि कोई आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए कि मुस्लिम लॉ में जैसे अभी है कि आदमी एक से ज़्यादा शादियां कर सकता है। ठीक, अब मान लीजिए किसी आदमी ने आज शादी कर ली, अब कल ही नेक्स्ट डे ही आ जाता है कि मुस्लिम लॉ में 2 शादियां अलाउ नहीं है, अब केवल एक ही शादी होगी। मान लीजिए, ये तो अपना पर्सनल लॉ होता है, तो उससे क्या होगा कि जिसने एक दिन पहले 2 शादी कर ली तो ये नहीं है कि रेट्रोस्पेक्टिव लगेगा कि तो उसका तलाक करा दिया जाएगा। उससे ये होता है कि आज के बाद से जो भी होंगी शादियाँ वो जो है 2 शादियाँ नहीं हो सकती। इसका मतलब होता है कि प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव में ये अंतर होता है। नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। ओके, आर्टिकल 22 द प्रोविजन सेज दैट नो वन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर। देखिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट ये जो है आर्टिकल है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, आर्टिकल 22 दिस प्रोविजन सेज दैट नो वन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी भी पर्सन ने अगर कोई भी तरीके का ऑफेंस किया है एक से ज़्यादा बार तो उसको सज़ा केवल एक ही बार उस चीज़ की मिलेगी, बार बार सज़ा नहीं मिलेगी। मतलब ये सेम ऑफेंस के बारे में बात की जा रही है और एक इंस्टेंस में बात की जा रही है। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देकर इसको समझाता हूँ कि मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं लगाया, किसी चौराहे पे पुलिस ने पकड़ के आपका चालान काट दिया। अब एक बार जब आपका उस ऑफेंस को लेकर के चालान कट गया, आपको पनिशमेंट मिल गई उसकी, तो वहीं सेम ऑफेंस के लिए बार बार पनिशमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ से फिर चले अगले चौराहे पे गए तो फिर आपका चालान काट दिया, फिर तीसरे पे फिर काट दिया, ऐसा नहीं होगा। वो फिर होता है ना, आपने सुना होगा पुलिस वाले बताते हैं कि अगले 24 घंटे तक आपका इस ऑफेंस को लेकर के चालान नहीं कटेगा। तो यही इसका मतलब होता है, आपको बहुत शॉर्ट तरीके में मैंने समझाया। दिस और ऐसी मर्डर के लिए भी होता है, चाहे एक करे चाहे 3 करे, मर्डर की एक ही सज़ा मिलती है। ठीक, नाउ दिस इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल दैट नो वन शुड बी पुट ट्वाइस इन पेरिल फॉर द सेम ऑफेंस। If a person is prosecuted again for the same offense for which he has already been prosecuted, he can take complete defense of his former acquittal or conviction. Okay, अब आप लोग को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। The requirement of this section article is that proceeding must take before a court or judicial tribunal. Okay, now we'll move on to the second point. Okay, दैट इज़ प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 23। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में। इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी पर्सन मान लीजिए एक्यूज्ड है किसी भी ऑफेंस में, तो उसको ज़बरदस्ती खुद के ही खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, जनरल रूल इन क्रिमिनल लॉ इज दैट एक्यूज्ड मस्ट बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस कंट्री इज प्रूव्ड। ये तो आप लोगों ने हर मूवी में भी सुना होगा, जॉली एलएलबी में भी सुना होगा, एक क्रिमिनल जस्टिस वेब सीरीज़ आई थी जिन लोगों ने देखा होगा उसमें भी सुना होगा कि एक जनरल रूल कहा जाता है कि कोई भी एक्यूज्ड पर्सन जो है, जो भी कोई पर्सन है अगर वो किसी भी क्राइम में एक्यूज्ड है तो उसको तब तक एक्यूज्ड नहीं माना जाता है, इनोसेंट माना जाता है जब तक उसके जो भी उसके ऊपर आरोप लगे होते हैं वो सिद्ध नहीं हो जाते। ठीक, तो दिस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इनकॉर्पोरेट्स दिस रूल विच प्रोटेक्ट्स सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ एनी एक्यूज्ड। ओके, the protection is available in case of compulsion and not in case where accused himself waive his privilege by entering into the witness box or when he voluntarily gives evidence on request. Okay, now in case Nandini Satpathy versus PL Dani, the Supreme Court has widened the scope of this clause and held that compelled testimony is not only limited to
physical torture but also extends to techniques of psychological interrogation which causes mental torture. Okay, now scope of right to life and personal liberty, article 21 क्या कहता है? No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. ठीक, क्या कहा इसने कि हाँ जी, आर्टिकल 21 के बारे में बात है सीधी सी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करी गई है। इसमें कहा जाता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक, किसी भी पर्सन की कभी भी ऐसे जीने की जो उसका अधिकार है और उसकी पर्सनल लिबर्टी है उसको कभी कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब क्या है देखिए, इसके बारे में जानते हैं। देयर इज़ नो गारंटी ऑफ प्रिजनर्स राइट एज सच इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, कोई गारंटी नहीं है किसी प्रिजनर्स राइट की कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, द राइट टू पर्सनल लिबर्टी हैज़ नाउ बीन गिवन अ वेरी वाइड इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, नाउ दिस राइट इज़ अवेलेबल नॉट ओनली फॉर द फ्री पीपल बट इवन टू दोज बिहाइंड बार्स। ठीक है, द राइट टू स्पीडी ट्रायल, फ्री लीगल एड्स, राइट अगेंस्ट टॉर्चर एंड राइट अगेंस्ट इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट accompany a पर्सन। ठीक है, क्या कह रहा है कि द राइट टू पर्सनल लिबर्टी हैज़ नाउ बिन गिवन वेरी वाइड इंटरप्रिटेशन। अब क्या कहा गया, पर्सनल लिबर्टी को सुप्रीम कोर्ट ने कितना उसको वाइड तरीके से बताया है कि दिस राइट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर द फ्री पीपल बट इवन टू दोज बिहाइंड बार्स। ये राइट केवल फ्री पीपल्स के लिए नहीं है, जो जेल के अंदर नहीं है वो फ्री पीपल है और केवल उन्हीं के लिए, लेकिन बल्कि ये उन लोगों के लिए भी है जो बिहाइंड बार्स हैं, जो जेल के अंदर भी हैं, सलाखों के पीछे हैं। द राइट टू स्पीडी ट्रायल, फ्री लीगल एड, राइट अगेंस्ट टॉर्चर एंड राइट अगेंस्ट इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट accompany a person into the prison also। अब किसी के साथ, अब देखिए, अब प्रिजनर्स को क्या क्या राइट मिलते हैं इसके अंदर। स्पीडी ट्रायल मिलता है कि जो भी प्रिजनर है, मान लीजिए वो अंडर ट्रायल है, ठीक, तो उसको भी मिलता है कि स्पीडी ट्रायल हो उसके साथ, ताकि वो भी फटाफट उसका जल्दी से फैसला हो जाए कि उसको जेल में आगे रहना है कि नहीं रहना है, क्या हुआ उसका। ठीक, फ्री लीगल एड, मान लीजिए कोई क्रिमिनल है जो एक्यूज्ड है, मान लीजिए, ऐसे बोलिए, क्रिमिनल ऐसे नहीं कह सकते, एक्यूज्ड है जिसने मान लीजिए कि वो इतना गरीब है कि उसके पास अपना केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास वकील हायर करने के लिए पैसा नहीं है, तो उसको फ्री लीगल एड मिलने का भी उसको अधिकार है, वो उसको कोर्ट मुहैया कराता है। राइट अगेंस्ट टॉर्चर, जेल में किसी तरीके का टॉर्चर नहीं होना चाहिए। उसके बाद एंड राइट अगेंस्ट इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट accompany a person into the prison। इसमें देखिए ये बात कही गई है कि किसी भी तरीके का इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा बिल्कुल भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट किसी भी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अ मेजर सेंटर ऑफ लिटिगेशन सो फार एज द प्रिजनर्स राइट आर कंसर्न। ओके, इट embodies the principle of liberty। Okay, the provision has been used by the Supreme Court of India to protect certain important rights of the prisoners। ठीक है, after Maneka Gandhi case, this article has been used against the arbitrary action of the executive, especially the prison authorities। Okay, after that decision, it has been established that there must be a fair and reasonable procedure for the deprivation of the life and the personal liberty of the individuals। Okay, क्या कहा गया कि इस डिसीजन के बाद इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट देयर मस्ट बी अ फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर फॉर द डिप्रीवेशन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप बड़ा किया, इसमें जैसे स्पीडी ट्रायल, लीगल एड, राइट अगेंस्ट टॉर्चर, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट के अगेंस्ट जो इतने सारे जो है राइट्स को भी और इसमें जोड़ा गया, इसको और ब्रॉडन किया गया। सो ये सब समय समय पे फॉलो होना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि भले इंसान क्रिमिनल हो सकता है, जेल में हो सकता है, लेकिन वो एक ह्यूमन बीइंग भी है। ठीक है, तो उसके साथ किसी भी तरीके का इनह्यूमन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। नाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय इंटरप्रेटिंग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डेवलप्ड द ह्यूमन राइट थियोलॉजी फॉर द ह्यूमन राइट्स के बारे में आप जान रहे होंगे, फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजनर्स, राइट टू मेंटेन ह्यूमन डिग्निटी। ठीक, एक चीज़ हो गई। ऑल्दो इट हैज़ क्लियरली बीन मेंशन्ड दैट द deprivation of article 21 is justifiable according to procedure established by law। Okay, now this procedure cannot be arbitrary, unfair or unreasonable। ठीक, अगर मैं आपको समझाऊं कि ये कहता है कि ह्यूमन राइट्स के देखिए बारे में, एक थियोलॉजी के बारे में बात होती है कि इसमें जो भी प्रिजनर्स हैं उनके भी जो है जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जाए। उनकी एक ह्यूमन, जैसे एक ह्यूमन डिग्निटी होती है, वो हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए, भले वो एक तरीके का प्रिजनर ही क्यों होना हो। ठीक है,
Although it has been clearly mentioned that the deprivation of Article 21 is justifiable according to procedure established by law, this procedure cannot be arbitrary, unfair और unreasonable. ठीक, ये कभी भी आर्बिट्ररी नहीं हो सकता, अनफेयर नहीं हो सकता, अनरीजनेबल भी नहीं हो सकता. ठीक है, अगर कोई भी ऐसा राइट है जो किसी भी पर्सन का छीना जा रहा है तो उसके पीछे एक रीजनेबल मतलब कारण होना चाहिए. ठीक है, और वो हो भी सकता है तो जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होता है उसी के अकॉर्डिंग हो सकता है. In a celebrity case, Maneka Gandhi versus Union of India 1978, the Apex Court opened up a new dimension and laid down that the procedure cannot be arbitrary, okay, unfair or unreasonable. ठीक, Article 21 imposed that the restriction upon the state where it is prescribed the procedure for depriving a person of his life or personal liberty. ठीक है, क्या कह रहा है? Article 21 imposed that the restriction upon the state where it is prescribed the procedures for depriving a person of his life or liberty, इसको बताना पड़ता है. This was further upheld Francis Correll Mullen versus Administrator 1981. देखिए इस केस में भी यही बात कही गई. Article 21 requires that no one shall be deprived of his life or personal liberty except the procedure established by law, and his procedure must be reasonable, fair, just and not arbitrary, whimsical और fanciful. देखिए जितने भी हम लोगों ने केसेस पढ़े हैं सारे मनेका गांधी हो गया एंड फ्रांसिस जो है कोरेल हो गया, और तो ये सब केसेस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं. ठीक है, और देखिए इन सब में एक ही बात कही गई है आर्टिकल 21 के बारे में कि किसी भी पर्सन का, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो या प्रिजनर हो, कोई भी हो, उनका जो भी राइट होता है, ठीक है, राइट टू मतलब राइट ऑफ हिज लाइफ हो गया, पर्सनल लिबर्टी हो गया, कुछ भी कभी भी आर्बिट्ररी एक्शन से या किसी भी तरीके से फेयर और जस्ट होना चाहिए. ठीक है, अनजस्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये बात आर्टिकल 21 को लेकर के कही गई है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोटेक्शन जो प्रिजनर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करता है. नाउ टू एजुकेशन फॉर प्रिजनर्स. अब देखिए क्या स्कोप होना चाहिए. ठीक है, ये भी हम लोगों ने रिफॉर्मेटिव थ्योरी में भी देखिए चीज़ पढ़ी गई थी कि एजुकेट करेंगे, स्किल उनके अंदर लेकर के आएंगे. ठीक है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं क्या है. अकॉर्डिंग टू वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ड्यू टू रिफॉर्मेटिव अप्रोच इन इंडिया, ओके, द ट्रेंड इज चेंजिंग एंड नाउ डिटेन्ड एंड इनप्रिजनमेंट पर्सन and now are detained and in where were we? According to various international convention and due to reformative approach in India, the trend is changing and now are detained and imprisoned person shall also have right to get the reasonable education. ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा इसमें कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है और जो है और जो इंडिया में रिफॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में देखिए मैंने आपको बताया कि बात करी गई है. अब ट्रेंड चेंज हो रहा है. अब ये हो रहा है कि जो भी पहले प्रिजनर जो केवल बस जेल में चुपचाप बैठाया ही जाता था, अब उनको भी जो है एजुकेशन देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया. ठीक है, सो रीजनेबल एजुकेशन विच कैन बी अवेल्ड फ्रॉम पब्लिक सोर्सेज, ओके, विद इन द लिमिटेशन ऑफ द स्टेट, सब्जेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर. कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रिजनर्स को एजुकेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्रोविजन मस्ट बी मेड फॉर एजुकेशन फैसिलिटी ऑफ प्रिजनर्स, मेनली विमेन एंड यूथ ऑफेंडर्स, सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर पर्सनैलिटी बिहाइंड द बार्स. इसमें देखिए बात कही गई है कि जो विमेन हैं और जो यूथ ऑफेंडर्स हैं इनको अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है, जो बिहाइंड द बार्स हैं, इसलिए ताकि ये लोग भी एजुकेटेड हों, इनके अंदर कोई एक स्किल जो है अच्छी बने, जिससे जब भी ये कभी जेल से बाहर आएंगे तो एक अच्छे पर्सन की तरह, एक कल्चर्ड पर्सन की तरह, है ना, वेल बिहेव्ड जिसे कहते हैं, उसकी तरह रहें और अच्छे से सोसाइटी में एडजस्ट भी हो जाएं. एट द सेम टाइम कुछ एक अच्छी स्किल हो जिससे कारण ये अपना कुछ काम धंधा भी अपना चालू कर सकें, अपनी रोजी रोटी भी कमा सकें. स्टेट मस्ट सेट अप न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द फैकल्टी सो दैट व्हेन प्रिजनर्स आर रिलीज फ्रॉम प्रिजन दे कैन परसू देयर फर्दर एजुकेशन. आपने देखिए फिल्मों में भी कई जगह देखा होगा जो है कि जेल में बैठा है कैदी और फिर वो जेल से निकलता है, पेपर दे करके आता है, वापस जेल में आता है, जेल में रह के अपनी पढ़ाई पूरी करता है. सो ये चीज़ें हैं कि चले ठीक है वो बिहाइंड द बार्स हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो अपनी पढ़ाई जो है पूरी कर सकते हैं. ये राइट टू एजुकेशन उनको देता है फैसिलिटी. ठीक है, सो स्टेट का क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पूरा सेटअप करना चाहिए ताकि प्रिजनर्स जो हैं वो बाहर आकर के अपना फर्दर, जब भी वो बाहर आएँ तो वो जितनी पढ़ाई वहाँ पे किया रहे हैं उससे फर्दर एजुकेशन जो है वो बाहर आकर के ले सके. ओके, द कोर्ट्स मस्ट टेक वॉच ऑफ दिस मैटर दैट फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन शैल नॉट बी डिफीटेड बाय द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट. कि जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट है उसके द्वारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन का, वो कभी हारे ना. ओके, द एजुकेशन ऑफ यंग प्रिजनर शुड बी मेड कंपलसरी. जो भी यंग प्रिजनर्स आते हैं उनके लिए तो एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं भारत का एक फ्यूचर है. ठीक है, तो अपने फ्यूचर अगर बिगड़ता है तो उसको बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, किसी और की नहीं.
राइट्स ऑफ पर्सन अंडर अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 22(1) आर्टिकल है ना, ये मिसप्रिंट हो गया। आर्टिकल 22(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स दैट नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड shall be denied the right to consult to be defended by the legal practitioner of his choice as well। देखिए अब इसमें ये बात कही गई है कि कोई भी पर्सन अगर अरेस्ट होता है तो उसको अपने पसंद का लीगल प्रैक्टिशनर जिससे वो कंसल्ट कर सके और वो उसको बचाए, तो उसकी ये जो चॉइस है उसको कभी डिनाई नहीं किया जा सकता। ये इसका कहने का मतलब है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि द लीगल राइट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अंडर सेक्शन 304। द कोर्ट थ्रू वेरियस जजमेंट हैज़ ऑल्सो हेल्ड दैट फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट द राइट एक्रूज टू द अरेस्टेड पर्सन एंड ही हैज़ राइट टू चॉइस ऑफ अ लॉयर। देखिए इसमें ये बात कही गई है कि जो भी पर्सन है, मान लीजिए कोई पर्सन है कन्विक्टेड है, ठीक है, अंडर ट्रायल है, जेल में है, तो उसके पास अपना ये अधिकार होगा कि वो अपने पसंद का वकील, अधिवक्ता जिसे कहते हैं, उसे अपने लिए अपॉइंट कर सके, उससे अपना जो भी लीगल का ये कार्यवाही चल रही है उसके थ्रू वो अपने जो है प्रॉब्लम्स को कंसल्ट कर सके, ठीक है, अपनी चीज़ों को समझ सके। ये उसका अधिकार है, उसको इस चीज़ से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, ये चीज़ सीआरपीसी के सेक्शन 304 में भी कही गई है। द कोर्ट थ्रू वेरियस जजमेंट हैज़ ऑल्सो हेल्ड दैट फ्रॉम टाइम टू अरेस्ट द राइट एक्रूज टू द अरेस्टेड पर्सन एंड ही हैज़ द राइट ऑफ चॉइस ऑफ अ लॉयर। ये कोर्ट अपने वेरियस जजमेंट से भी कहती है कि जैसे ही कोई पर्सन जो है अरेस्ट होता है उसका ये राइट उसको तुरंत मिल जाता है कि वो अपने चॉइस का लॉयर जो है वो अपने लिए अपॉइंट कर सके। द एक्यूज्ड में रिफ्यूज़ टू हैव अ लॉयर बट द कोर्ट हैज़ टू प्रोवाइड एन एमिकस क्यूरे टू डिफेंड हिम। ओके, मान लीजिए प्रिजनर ने ही अपना बोल दिया कि नहीं साहब हमें नहीं चाहिए वकील, हमें कुछ नहीं लड़ना है केस, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको वकील दिला करके उसका केस लड़वाना। ठीक, नाउ when an accused is undefended, it is the duty of the court to appoint a counsel on government expenses his defense। अगर वकील जो है एक्यूज के पास अगर एक्यूज अनडिफेंडेंट है, कोई वकील नहीं उसके पास, तो सरकारी खर्च पे वकील उसको दिया जाएगा। ये कोर्ट कहती है, मतलब ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि सरकारी खर्चे पे उसको वकील अपॉइंट करके उसको वकील दिया जाए लड़ने के लिए। इन अ सीरीज ऑफ केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिडर्ड द स्कोप ऑफ राइट ऑफ द prisoner और द detainees to have interviews with the family members, friends and counsel। okay, now in धर्मवीर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी क्या कहता है केस में, द कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू allow family members to visit the prisoners and for the prisoner at least once a year to visit their families। ठीक है, इसमें देखिए कोर्ट ने ये अलाउ किया था कि जो भी मान ली प्रिजनर है उसके फैमिली मेम्बर्स को अलाउ किया जाए कि वो अपने प्रिजनर से मिल सकें, और प्रिजनर को भी अलाउ किया जाए कि साल में कम से कम वो एक बार तो अपने फैमिली मेम्बर से मिल सके। ठीक है, ये जो है इस केस में कहा गया था। फॉलोइंग थिंग्स आर एसेंशियल इन रिगार्ड टू दिस प्रोविजन। अच्छा, क्या फॉलोइंग थिंग्स इसमें जो है देखिए इंपॉर्टेंट है। एन अरेस्टेड पर्सन बीइंग हेल्ड इन कस्टडी इज इंटाइटेड इफ ही सो रिक्वेस्ट टू हैव वन फ्रेंड, रिलेटिव और अदर पर्सन who is known to him or likely to take an interest in his welfare, told as far as practicable that he has been arrested and where is being detained। okay, जो भी अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, मान ली वो कस्टडी में है, ठीक है, अगर वो रिक्वेस्ट करता है कि उसके कोई एक दोस्त, कोई रिलेटिव या कोई अच्छा कोई भी आदमी जो उसको जानता हो, ठीक है, उसकी कोई भी चीज़ में वो इंटरेस्ट रखता हो कि चलो ठीक है यार इसका भला कर दें, इसकी भलाई में उसका इंटरेस्ट हो, तो वो जो है उसको बता सकता है कि वो अरेस्ट हो गया है, ठीक है, वो यहाँ डिटेन किया गया है, फला पुलिस थाने में बैठा हुआ है, ये उसका राइट है। कोई भी पर्सन थाने पे उठा के लेके आया जाता है तो इसका राइट होता है कि वो अपने परिचित को, दोस्तों को, जानने वालों को जो उसकी भलाई के बारे में सोचता है उसको बता सकता है कि भाई मैं यहाँ पे आकर के थाने में बंद हूँ, ये मेरा कारण था, इस कारण से, तो वो उसका राइट है। द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट व्हेन ही इज़ ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन आते ही कोई पर्सन अगर जैसे पकड़ा जाता है तो उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, ये पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है उसको पूरा बताने की। एन एंट्री शुड बी रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द डायरी एज टू हु वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ द अरेस्ट। ठीक, एक एंट्री होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें पता चले कि कौन पर्सन कब अरेस्ट हुआ। दिस प्रोटेक्शन फ्रॉम द पावर मस्ट बी हेल्ड टू फ्लो फ्रॉम आर्टिकल 21 and 22 and enforced strictly। okay, now let's move on to the next topic, that is right to be produced before magistrate। ठीक है, ये हम लोग का आज का ये इस टॉपिक को, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, नाउ फर्स्ट राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट क्या कहता है आर्टिकल 22 का 2।
every person, whether man or woman, who has been arrested has right to be produced before the nearest magistrate within 24 hours of arrest, excluding time taken for journey from place to arrest to court of magistrate. इसमें देखिए ये बात कही गई कि अगर कोई भी पर्सन है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, वो कहीं से अगर अरेस्ट करी जाती है तो ये उसका राइट है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए कितने सारे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रिजनर्स को देता है। ठीक है, और मान लीजिए उसको वहाँ से लेके आने में जो है मजिस्ट्रेट की कोर्ट तक समय लग रहा है, तो उस समय को 24 घंटे से एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक, नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड बियॉन्ड द सेट पीरियड ऑफ 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मजिस्ट्रेट। मान लीजिए किसी को थाने बैठा लिया गया है तो 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी पर्सन को थाने में नहीं बैठाया जा सकता है जब तक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ना हो। ठीक, इट इज़ क्लियर हेयर दैट provision of this article are applicable only when person has been arrested and is accused of some offence or any other act, and it has no application when such person has been held guilty of the offence and detained in pursuance of conviction held by court. केशव सिंह वर्सेस स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात की। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है आर्टिकल 32 इसको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्परेटिव्स को पूरा कर लें, ताकि जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है प्रेजेंट रिफॉर्म के बारे में, हम लोग उसको भी अपना समय से ख़त्म कर लें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।